Hello students, how are you all? Doing studies well? चलिए हम 10th की फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स इक्वेशंस और इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आपने पिछली वीडियोस देख ली होंगी। पहले हमने एक टाइप की रिएक्शन डिस्कस कर ली थी, दैट वाज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, उसके एग्जाम्पल, दैट एवरीथिंग वी डिड। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है पिछली, तो आई रिक्वेस्ट कि पहले इस लेसन की पहली सारी वीडियोस देख लीजिए, तभी आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना, ठीक है। चलिए आगे चलते हम लोग। तो सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन है आपके पास कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस किसे कहते हैं? कॉम्बिनेशंस एंड एडिशन रिएक्शन, जैसे कि वर्ड बता रहा है, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस ऐड होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस ऐड होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे कहते हैं हम कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन। दैट कंबाइनिंग सब्सटेंस में बी एलिमेंट्स और कंपाउंड। हो सकता है दो एलिमेंट कंबाइन होकर एक नया कंपाउंड बनाए, दो कंपाउंड कंबाइन होकर एक नया कंपाउंड बनाए, या एक एलिमेंट और एक कंपाउंड कंबाइन होकर एक नया सब्सटेंस बनाए। कॉम्बिनेशन किसी का भी हो सकता है, एलिमेंट्स का या कंपाउंड का, लेकिन वो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। अगर हम लोग एनर्जी चेंज के टर्म्स में बात करें तो हम कहेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो हैं वो एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और एंडोथर्मिक भी हो सकती हैं। मतलब इस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है और हीट रिलीज भी हो सकती है, ठीक है। तो देखिए आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। एग्जांपल है आपके पास, एक्सक्यूज मी, सपोज ये रिएक्शन है ए, रिएक्टेंट ए और दूसरा रिएक्टेंट है बी। ये आपस में रिएक्शन करके सिंगल प्रोडक्ट बना दिया ए बी, सिंगल प्रोडक्ट बना दिया ए बी, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। when two or more substance combine together to form single product, इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। जो एनर्जी चेंज के बारे में बताया आपको मैंने, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे ध्यान रखना। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शंस में बी एक्सोथर्मिक, एग्जांपल दूंगी मैं आपको, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक भी हो सकती हैं और एंडोथर्मिक भी हो सकती हैं। भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट रिलीज होती है। तो जब रिएक्शन होती है तो लास्ट में हम अगर टेम्परेचर मेजर करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। अगर रिएक्शन के समय प्रोडक्ट बनने के बाद टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो समझ लेना एक्सोथर्मिक है, और अगर रिएक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए तो रिएक्शन कौन सी है भाई, एंडोथर्मिक, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। क्या कहा मैंने, कंबाइनिंग सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। तो पहले मैं आपको कुछ एलिमेंट्स कंबाइनिंग के एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल है आपके पास कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। दो एलिमेंट कंबाइन होकर सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं, और आपको पता है ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, प्लस हीट। इज इट क्लियर? हीट इवॉल्व होती है, हीट इवॉल्व हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देते हैं हम लोग, जैसे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस जब ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाती है, और ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है। मतलब ये रिएक्शन जब होती है तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, रिजल्टेंट टेम्परेचर रिएक्शन मिक्सचर का कम हो जाता है।
इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक है। तो इससे क्लियर हो गया आपके पास कि क्या एक्सोथर्मिक भी हो सकती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एंडोथर्मिक भी हो सकती है। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, हीट रिलीज होगी और इसमें क्या होगी भाई, हीट एब्सॉर्ब होगी। ठीक है, चलिए इसमें क्या हुए, एलिमेंट्स कंबाइन हुए। अब हम कुछ ऐसे रिएक्शन देखेंगे जिसमें कंपाउंड कंबाइन होते हैं। ठीक है, एलिमेंट कंबाइन की और रिएक्शन ले लेते हैं हम लोग। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ हम बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम भी एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है। स्टेट लिखोगे, मैग्नीशियम सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड। ओके, चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे एग्जांपल करते हैं। ले लिया? कंबाइन होने वाले सब्सटेंस जो है वो दोनों कंपाउंड भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ एलिमेंट के और एग्जांपल लेंगे हम लोग। मान लीजिए सोडियम कंबाइन होता है क्लोरीन के साथ, सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, और आपके पास बनाएगा सोडियम क्लोराइड। ओके बेटा, सॉलिड। मेटल नॉन मेटल के साथ कंबाइन होकर, किसी के मेटल मेटल के साथ हो सकती है, मेटल नॉन मेटल के साथ। जब मेटल मेटल के साथ कंबाइन होगी तो केमिकल रिएक्शन तो होगी नहीं, वो अलग एडिशन रिएक्शन नहीं होगी, वो अलग टाइप की रिएक्शन होगी, उसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन मेटल नॉन मेटल के साथ कंबाइन हो रही है, दो नॉन मेटल कंबाइन हो रहे, एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, कंपाउंड बन रहा है। और एग्जाम्पल ले लो, हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, कंबाइन होकर HCl बना दिया। इन सब में जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिए, सब में दो एलिमेंट को कंबाइन किया है। ठीक है, चलिए अब हम कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड्स। कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड्स, ऐसे रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड कंबाइन होंगे और एक सिंगल कंपाउंड बनेगा। ठीक है, देखिए कौन सी एग्जाम्पल है आपके पास। सपोज हमने लिया कैल्शियम ऑक्साइड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटे। कैल्शियम ऑक्साइड, मैंने आपको शायद पिछले वीडियो में बताया था, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। क्विक लाइम को हमने पानी में ऐड किया। जब क्विक लाइम को हमने पानी में ऐड किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जिसे हम कहेंगे स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, रिएक्शन बैलेंस्ड है। और प्लस हीट इवॉल्व होगी, रिजल्टेंट सॉल्यूशन गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, हीट इवॉल्व होगी। तो ये वाली रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जब ये रिएक्शन होती है तो हीट इवॉल्व होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रिजल्टेंट सॉल्यूशन बिकम हॉट। इज इट क्लियर? क्या बन जाता है क्विक लाइम को पानी में डालने से? स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम का केमिकल नेम क्या है? केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड पानी में रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सपोज आपके पास है अमोनिया। अमोनिया भी कंपाउंड है। अमोनिया HCl के साथ कंबाइन होता है, क्या बनाता है? अमोनियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड। दो कंपाउंड आपस में रिएक्शन होकर सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं, दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये सब क्या है? एडिशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखेंगे। और एग्जाम्पल है आपके पास, देखिए अमोनिया प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। अमोनिया भी कंपाउंड है और सल्फ्यूरिक एसिड भी कंपाउंड है। अमोनिया प्लस सल्फ्यूरिक एसिड कंपाउंड बनाएगा अमोनियम सल्फेट। क्या बनाएगा? अमोनियम सल्फेट। ओके, बैलेंस कर लेंगे, यहां दो लगा दो, बैलेंस हो गया। तो ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, कंबाइन होकर क्या बना दिया भाई? सिंगल प्रोडक्ट बना दिया, सिंगल कंपाउंड बना दिया। तो ये रिएक्शन कौन सी है? एडिशन रिएक्शन है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं
जिसमें एलिमेंट कंपाउंड के साथ कंबाइन होता है. ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड, एलिमेंट एंड कंपाउंड. एलिमेंट और कंपाउंड का कॉम्बिनेशन कैसे होता है. ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल है आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस ऑक्सीजन गैस. तो भी कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, कंपाउंड है. ऑक्सीजन क्या है, एलिमेंट है. और कंबाइन होकर क्या बना दिए भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना दी स्टूडेंट्स. एलिमेंट कंपाउंड के साथ कंबाइन होकर क्या बना दिया, नया कंपाउंड बना दिया. तो क्या कंक्लूजन निकला यहाँ पर, एलिमेंट कंपाउंड के साथ कंबाइन हो सकता है, एलिमेंट एलिमेंट के साथ कंपाउंड कंबाइन हो सकता है, या कंपाउंड कंपाउंड के साथ कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बना सकता है. ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक हो सकती हैं. ठीक है, तो ये शायद आपको समझ में आ गया होगा. अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो कि ये प्रॉब्लम है. बट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि और बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊं. ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन देखते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये जो हम पहली डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, इसे हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं. बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. तो थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखिए क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, रिप्लेस कर देगा. ठीक है, एक मिनट चेंज कर रहे हैं. तो क्या कहा मैंने, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से रिप्लेस कर देगा और नया प्रोडक्ट बना लेगा. उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इन जो रिएक्शंस है उनमें हम सिर्फ एक एलिमेंट, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट को लेस रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा है, एक ही नया प्रोडक्ट बना रहा है. ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो गया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, एग्जाम्पल है बेटा A प्लस BC. BC कंपाउंड है, BC कंपाउंड है और A हमने ले लिया एलिमेंट. और रिएक्टिविटी जब हमने देखी तो ये देखा कि रिएक्टिविटी जो है A की B से ज्यादा है. A की B से, भाई ये तो नेचुरल एग्जाम्पल है, जिसमें ज्यादा पावर है वो क्या करेगा, कम वाले को उसकी सीट से हटा देगा और खुद बैठ जाएगा. यस और नो, ये तो होता है नेचुरल, डेली लाइफ में भी होता है. फिर कोई सीट पे बैठा है, दूसरा आएगा, अगर उसके पास ज्यादा पावर है तो सीट खाली करवा के बैठ जाएगा. बस यही यहां हो रहा है, क्योंकि A की रिएक्टिविटी ज्यादा है B से, इसीलिए क्या करेगा, A क्या कहेगा B को चल यहां से, और C के साथ खुद कंपाउंड बना लेगा. तो नया कंपाउंड बन जाएगा AC और B जो है वो रिप्लेस हो गया. ठीक है, तो A की रिएक्टिविटी ज्यादा थी B से, इसीलिए A ने B को कंपाउंड में से रिप्लेस कर दिया. इन रिएक्शन को हम कहते हैं, एक ही एलिमेंट ने दूसरे को रिप्लेस किया है, इसलिए हम कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा, और नॉन मेटल में भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है. हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को भी डिस्प्लेस कर सकता है. ठीक है, करता है. अगर हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है और दूसरे कंपाउंड में लेस रिएक्टिव नॉन मेटल है, तो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देगा. कहने का मीनिंग ये है, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ऐसा नहीं है कि हाईली रिएक्टिव मेटल और लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा. नहीं, डिस्प्लेसमेंट जो है वो नॉन मेटल में भी हो सकता है और मेटल में भी हो सकता है. अब क्वेश्चन ये है कि मैडम कौन सी मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सी कम रिएक्टिव है, भी ये हमें कैसे पता चलेगा.
ठीक है। तो 10th के लिए तो हम एक सीरीज आपको बताते हैं, उस सीरीज याद कर लेना, उससे पता चलेगा कौन सी मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सी कम रिएक्टिव है। और जब हाई स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपको उसकी रिएक्टिविटी का रीजन भी बताया जाएगा कि ये मेटल ज्यादा रिएक्टिव क्यों और ये मेटल कम रिएक्टिव क्यों। ठीक है, फिलहाल तो आप रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लीजिए। इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल टॉप पर आती है वो ज्यादा रिएक्टिव होती है, उसकी कैपेसिटी होती है कि उसके नीचे आने वाली सभी मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है। जिस मेटल के नीचे रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल के नीचे जितनी भी मेटल आई है वो मेटल नीचे जो अपनी मेटल है उन सबको रिप्लेस कर सकती है, डिस्प्लेस कर सकती है कंपाउंड में से। ठीक है, चलिए हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है और हमें रिएक्टिविटी सीरीज में से ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी मेटल कम रिएक्टिव है और कौन सी ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये आपके पास बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है बेटा, इसे याद करना है, जरूरी है। रिएक्टिविटी बहुत सारे क्वेश्चन इसी पे डिपेंड है। रिएक्टिविटी सीरीज, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये किसकी बना रही हूं मैं? मेटल्स के लिए बना रही हूं, मेटल की बना रहे हैं हम, इसमें मेटल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल पोटेशियम है, पोटेशियम के बाद आपके पास सोडियम है, सोडियम के बाद आपके पास बेरियम है, बेरियम के बाद कैल्शियम है, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, निकल है, टीन है, लेड है और हाइड्रोजन इज इट क्लियर? इनके में मतलब हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी मेटल आ गई ये सभी मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं। मैं नाम लिख दूं, ये हो गई आपके पास, सिंबल याद होंगे स्टूडेंट्स को, पोटेशियम, ये आपके पास क्या है? सोडियम, ओके, ये आपके पास क्या है? बेरियम, किसी को याद नहीं हो नाम तो देख लेना। Ca क्या है? कैल्शियम, Mg क्या है? यहां लिख दो, मैग्नीशियम, ओके, एल्यूमिनियम क्या है? Al, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, Zn क्या है? जिंक, Fe क्या है? आयरन, याद है आपको? Ni क्या है? निकल, Sn क्या है? टीन, Pb क्या है? लेड और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नीचे कौन सी एलिमेंट है? आपको दिखाई देगा कि हाइड्रोजन से नीचे, नहीं तो मैं पहले एलिमेंट नीचे लिखती हूँ फिर वहां लिख दूंगी। हाइड्रोजन के बाद नीचे आती है मेटल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। हाइड्रोजन के नीचे किन मेटल हैं? अगर नहीं दिखाई दिया तो मैं यहां भी लिख देती हूँ, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, ठीक है, गोल्ड और प्लैटिनम। यहां मर्क्यूरी नहीं लिखा मैंने, कॉपर, कॉपर के बाद मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के बाद सिल्वर। ऊपर से नीचे की ओर आओगे एक्टिविटी सीरीज में, ऊपर से नीचे की ओर, हाइड्रोजन के बाद यहां भी लिख दिया अगर वहां दिख नहीं रहा हो तो, ठीक है। तो रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी? डिक्रीज, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। इसका मतलब इस रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से पोटेशियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है और प्लैटिनम जो है वो मेटल लिस्ट रिएक्टिव है। वो क्या है? लिस्ट रिएक्टिव। ओके, पोटेशियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है और प्लैटिनम जो है वो लिस्ट रिएक्टिव है। इसका मीनिंग ये हुआ कि पोटेशियम जो है अपने नीचे जितनी भी मेटल आती हैं उन सबको कंपाउंड में से रिप्लेस कर सकती है। हाइड्रोजन से ऊपर जो मेटल्स हैं वो सभी मेटल हाइड्रोजन को कंपाउंड में से रिप्लेस कर सकते हैं। इज इट क्लियर? और कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी, देखो कॉपर जो है वो किससे? सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर जो है वो सिल्वर के कंपाउंड में से सिल्वर को रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, प्लैटिनम जो है वो लिस्ट रिएक्टिव मेटल है। आगे बात समझ में? इस रिएक्टिविटी सीरीज को भाई याद करना पड़ेगा आपको। ये रिएक्टिविटी सीरीज मैंने मेटल के लिए बनाई है।
मेटल के लिए क्या है, पोटेशियम इस रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से मोस्ट रिएक्टिव मेटल है और प्लेटिनम क्या है, लिस्ट रिएक्टिव मेटल है। ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हो तो मेटल की रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी मेटल आती हैं उन सब की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, और जितने नीचे आती हैं उन सब की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से क्या है, कम। ठीक है, यानी ये ऊपर वाली सारी मेटल हाइड्रोजन को कंपाउंड में से रिप्लेस कर सकती है, लेकिन नीचे वाली मेटल्स हाइड्रोजन को कंपाउंड में से रिप्लेस नहीं कर सकती। हाइड्रोजन से नीचे जो मेटल है, अगर आपको दिखाई नहीं दे रही हो तो मैंने यहां बना दी है, आपको एक साथ ही बनानी है, दो पार्ट में नहीं बनानी, रिएक्टिविटी सीरीज एक साथ ही होगी। अंडरस्टूड। चलिए ऊपर से नीचे की तरफ, यानी पोटेशियम टॉप पर होगी और प्लेटिनम क्या होगी, बिल्कुल बॉटम पर होगी। अब हम लोग कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल के लिए जो मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताई है वो याद होनी चाहिए। ठीक है बेटा, बहुत सारी एक्टिविटीज दे रखी है एनसीईआरटी में। देखिए आपके पास है आयरन, आयरन की नेल जो है हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डीप करते हैं, और कई बार तो ऐसा भी कहा है कि रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। ध्यान रखना, अगर ये मेटल हाईली रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव है तभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। जैसे आयरन को हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डीप किया, ये रिएक्शन कुछ इस तरह से कैरी ऑन होगी बेटा। ये आपके पास कंटेनर है, बीकर है, और ये कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर आपको पता है ब्लू ही होता है। ओके, और मैंने इसमें क्या कर दी हुई, आयरन की ये नेल डाल दी। ये आपके पास है आयरन की नेल। ओके, कुछ समय के बाद हम देखेंगे, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर सल्फेट, कॉपर से, तो ये वाली मेटल जो है आयरन, ये मोर रिएक्टिव, यहाँ वाली ये मेटल ज्यादा रिएक्टिव होनी चाहिए, मोर रिएक्टिव है। और कंपाउंड में जो मेटल है वो लेस रिएक्टिव होनी चाहिए, ये लेस रिएक्टिव है, तभी ये चीज पॉसिबल है, नहीं तो नहीं, लेस रिएक्टिव है। तो मोर रिएक्टिव मेटल क्या करेगी, लेस रिएक्टिव को हटा देगी, कहेगी जा यहां से। इज इट पावरफुल है भाई, माननी पड़ेगी इसको बात। ठीक है, तो बन जाएगा आपके पास आयरन सल्फेट और प्लस कॉपर। कॉपर रिप्लेस हो गई, आयरन ने उसको रिप्लेस कर दिया कंपाउंड में से। जब हमने सॉल्यूशन को देखा तो क्या मिला हमें, ये आपके पास कंटेनर है। इज इट क्लियर। और हमने देखा कि सॉल्यूशन का कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, आपको पता है बन गया फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर होता है ग्रीन। तो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, फेरस सल्फेट ग्रीन कलर में। और इंटरेस्टिंग चीज हमें दिखी कि ये जो आयरन की नेल है, ये एक्टिविटी है भी एनसीईआरटी में, आयरन की नेल है, इसके ऊपर ब्राउन कलर की लेयर बन गई है। क्या बन गई भाई, ब्राउन कलर की लेयर बन गई है। ठीक है, और ये आयरन कुछ डिसॉल्व हो गई, बची हुई जो नेल थी उसके ऊपर ब्राउन कलर की नेल एक लेयर बन गई, वो लेयर किसकी है, कॉपर की। इज इट क्लियर। तो इससे आपको पता चला कि आयरन ने क्या किया भाई, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिप्लेस कर दिया, और वो रिप्लेस होकर इस आयरन की नेल के ऊपर एक कवरिंग बना ली ब्राउन कलर की। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर मैंने इस रिएक्शन को आपसे ऐसे पूछा कि वेदर दिस रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट, ये होगी या नहीं, कुछ रिएक्शन होगी क्या इसमें, ऐसे क्वेश्चन में पूछते हैं, कॉपर फेरस सल्फेट। इज इट क्लियर। तो बताइए, फेरस सल्फेट में आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है, और कॉपर जो है रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से हम देखेंगे, आपके सामने रिएक्टिविटी सीरीज है, आयरन ऊपर आता है और कॉपर नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो कॉपर क्या है बेटा, लेस रिएक्टिव है। तो अब कुछ नहीं होगा, नो रिएक्शन ऑकर, क्योंकि लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस नहीं कर सकती। तो नो रिएक्शन ऑकर,
नो रिएक्शन ऑकर, कोई रिएक्शन नहीं होगी। ओके, क्योंकि रिप्लेसमेंट रिएक्शन होती है जब मोर रिएक्टिव मेटल को लेस रिएक्टिव मेटल के कंपाउंड के सॉल्यूशन में हम डीप कर रहे हैं तो होगी ना। अगर ये लेस रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है तो थोड़ी होगी। इसका मतलब अगर आपको कुछ एक्सपेरिमेंट इस तरह का दे दिया जाता कि आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसमें हमने कॉपर की नेल रख दी, तो क्या आपको कुछ चेंज दिखाई देगा? ये आपके पास है कॉपर की नेल, तो आप क्या लिखोगे? नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। इज इट क्लियर? बोलो, समझ में आएगा? तो रिप्लेसमेंट रिएक्शन तभी होती है जब मोर रिएक्टिव मेटल है और लेस रिएक्टिव मेटल का क्या है? कंपाउंड है। चलो दूसरी कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है आपके पास जिंक, सेकेंड एग्जांपल। इसे बहुत अच्छे से देखना बेटा, ये एक्टिविटी भी है एनसीईआरटी में, ठीक है। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस जो है ना वो एक्टिविटी से आते हैं। जितने भी एनसीईआरटी में एक्टिविटीज हैं उन्हें करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगला है आपके पास जिंक मेटल, ठीक है। जिंक मेटल इज रिएक्टेड विद द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब पहले मैं आपसे पूछती हूँ रिएक्शन होगी या नहीं? तो जिंक क्या है? जिंक मेटल है और ये मोर रिएक्टिव मेटल है कॉपर से। रिएक्टिविटी सीरीज में देख लो भाई, जिंक ऊपर है कॉपर नीचे है, जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है। तो कॉपर क्या है भाई? कॉपर लेस रिएक्टिव है ना भाई, तो रिएक्शन होगी। कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव है, तो रिएक्शन होगी। मोर रिएक्टिव मेटल जो है लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देगा और कंपाउंड बनेगा आपके पास जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इज इट क्लियर? कॉपर सल्फेट जो है वो ब्लू कलर का होता है और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन जो है वो कलरलेस होता है। यानी अगर मैंने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, देखिए भी कॉपर सल्फेट का ये सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक की मेटल रख दी। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और ये आपके पास जिंक की मेटल रख दी, ठीक है। जिंक की नेल रख दी, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। तो आप देखोगे थोड़े समय के बाद अगर हीटिंग करोगे तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, ठीक है। थोड़े समय के बाद क्या होगा? थोड़े समय के बाद ये सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और ये आपके पास जो जिंक की मेटल थी यहाँ पर आपको कॉपर की कवरिंग भी दिखाई देगी। इज इट क्लियर? यहाँ पर कॉपर मेटल या तो नीचे भी यहाँ पे दिखाई देगी आपको, ठीक है। कॉपर मेटल अलग से डिपॉजिट हुई नीचे दिखाई देगी। कॉपर सल्फेट में से जितने भी कॉपर मेटल है वो नीचे डिस्प्लेस हो जाते हैं। इज इट क्लियर? क्योंकि कॉपर सल्फेट में से कॉपर निकल गई और जिंक का रॉड धीरे 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 आप देखोगे जिंक की रॉड क्या हो रही है? पतली हो रही है, क्योंकि जिंक किसमें जा रहा है? सोल्यूशन में जा रहा है और इस सोल्यूशन में से कॉपर निकल कर डिपॉजिट हो रही है। क्यों डिपॉजिट हो रही है भाई? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कॉपर सल्फेट में से कॉपर का, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग बात जो है वो याद रखने लायक बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो है वो हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। ओके, तो एनर्जी चेंजेस के टर्म्स में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। यानी अगर रिएक्शन होने के बाद आप इसको हाथ लगा के देखोगे कंटेनर को तो ये गर्म हो गया है। थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर करोगे तो इस टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस, इसका टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो गया है। क्यों? क्योंकि हीट क्या हुई है? इवॉल्व हुई, एनर्जी इवॉल्व हुई है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। चलिए कोई और एग्जाम्पल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट का। अगला है आपके पास जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत अच्छे एग्जाम्पल है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। रिएक्शन के प्रोडक्ट लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि रिएक्शन होगी या नहीं। कई ऐसी रिएक्शन होती है जिनमें प्रोडक्ट बनता ही नहीं है, तो ध्यान रखना है मोर रिएक्टिव मेटल ही लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगी।
जैसे आपको मैं एग्जांपल दे दिया, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड होगा या नहीं। भाई जिंक और ये हाइड्रोजन, बताइए कंपेयर कीजिए। आपने देखा है रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक जो है वो क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर है, मोर रिएक्टिव, और हाइड्रोजन क्या है, लेस रिएक्टिव। हाइड्रोजन क्या है, लेस रिएक्टिव। इसलिए जिंक जो है वो हाइड्रोजन को इस कंपाउंड में से रिप्लेस कर देगा, जिंक सल्फेट बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इज इट क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, बताइए रिएक्शन होगी कि नहीं। कॉपर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, कॉपर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, इज इट क्लियर? तो कॉपर जो है वो क्या है भाई, कॉपर मोर रिएक्टिव है, और सिल्वर क्या है, सिल्वर लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। इसलिए कॉपर जो है वो सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को रिप्लेस कर देगा और प्रोडक्ट बना लेगा, कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर मेटल क्या हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी। ठीक है, बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। तो मोर रिएक्टिव मेटल ही लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगी। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रब कर दें। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में से कुछ इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता कि क्या लिखा जाए। देखिए क्वेश्चन है आपके पास, कैन बी स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक कंटेनर, इन जिंक कंटेनर। इस तरह की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा। क्या हम लोग कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जिंक कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं? ठीक है, इसका कहना ये है अगर ये कंटेनर जिंक मेटल का बना हुआ है तो क्या हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इसमें स्टोर कर सकते हैं? भाई कब स्टोर कर सकते हो आप? अगर स्टोर किया हुआ सॉल्यूशन खराब नहीं हो रहा तो आप कर सकते हो। स्टोर किया हुआ सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट है ना, कॉपर सल्फेट ही रहना चाहिए। जिस मेटल के कंटेनर में आपने उसको स्टोर किया है ना, वो मेटल उस सॉल्यूशन में कोई रिप्लेसमेंट, कोई डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन शो न करे तो हम कर सकते हैं। तो आपको रिएक्टेंट क्या दिए हुए हैं? आपको रिएक्टेंट दिए हैं जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। अब आप करके देखिए क्या इसमें रिप्लेसमेंट होगी, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो भाई जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है ना, और कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है। आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रख के जाओगे जिंक में और जब आके देखोगे तो आपको कुछ और ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर सल्फेट क्या, कॉपर क्या है, कम रिएक्टिव है। तो जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिप्लेस कर देगा, और जब आप आके देखोगे तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रखे गए थे और मिलेगा क्या, जिंक सल्फेट मिलेगा, यानी सॉल्यूशन खराब हो जाएगा। क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन गेट कन्वर्ट इनटू द जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिस्ट्रॉय, देयरफॉर वी कैन नॉट स्टोर। हम लोग नहीं कर सकते, वी कैन नॉट स्टोर। इज इट क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और देते हैं। क्वेश्चन है, कैन वी स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन सिल्वर कंटेनर? ठीक है, समझ में आ रही है आपको चीजें? अगर समझ में आ रही है तो क्या करना है अभी आपको अच्छे से पता है। तो अगला क्वेश्चन है, कैन वी स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन सिल्वर कंटेनर? क्या हम लोग कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन सिल्वर कंटेनर में रख सकते हैं? तो देखिए आपको क्या रिएक्टेंट दिए, सिल्वर और कॉपर सल्फेट। वे सिल्वर और कॉपर सल्फेट, तो आपको पता है कॉपर और सिल्वर में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है? कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, और सिल्वर क्या है? सिल्वर लेस रिएक्टिव है, सिल्वर लेस रिएक्टिव है। क्योंकि सिल्वर लेस रिएक्टिव है इसीलिए क्या होगा भाई, कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि
सिल्वर जो है वो कॉपर को रिप्लेस नहीं करेगा। इसीलिए हम कहेंगे कि सिल्वर कंटेनर में आपने कॉपर सल्फेट रखा तो सेफ है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर का रिप्लेसमेंट नहीं होगा। सो वी कैन स्टोर, हम कर सकते हैं। इज इट क्लियर? एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछती हूँ, ठीक से सुनिएगा, इसी तरह का। यानी आपको ये देखना है कि जो मेटल है वो मोर रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव मेटल ही लेस रिएक्टिव मेटल के कंपाउंड में से उसका डिस्प्लेसमेंट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, कैन वी स्टर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन बाय निकल स्पून। इस तरह के क्वेश्चन बेटा आते हैं एग्जाम में कई बार, आपको प्रैक्टिस करके रखना है। कोई रिएक्शन दे रखी है, पॉसिबल है कि नहीं, इसमें डिस्प्लेसमेंट होगी कि नहीं, एनटीसी में इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो कैन वी स्टोर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, इसका कहने का मतलब ये है कि कंटेनर में मैंने सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लिया, और भाई स्पून मेरे पास, मेरे डायग्राम इतने अच्छे तो नहीं है लेकिन आप समझ जाओगे कि ये स्पून ही है। भाई ये स्पून है, ये निकल के स्पून है। तो क्या आप निकल के स्पून से सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को स्टर कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन में आपको रिएक्टेंट क्या दिए गए हैं? रिएक्टेंट है निकल और सिल्वर नाइट्रेट। भाई देख लो, स्टर करने से कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो नहीं हो रही, कहीं सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन डिस्ट्रॉय तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो हम नहीं कर सकते। तो निकल जो है वो आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज में मोर रिएक्टिव मेटल है। ओके, निकल हाइड्रोजन से ऊपर आती है और कॉपर सिल्वर जो हाइड्रोजन से नीचे आता है, तो ये क्या है? लेस रिएक्टिव मेटल है। तो निकल जो है वो सिल्वर को क्या कर लेगी? रिप्लेस कर लेगी। रिप्लेस करके क्या बना देगी भाई? निकल नाइट्रेट। ओके, प्लस बैलेंस करने के लिए प्लस सिल्वर, मतलब सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर डिस्प्लेस हो जाएगी और उसकी जगह क्या बन जाएगा? उसकी जगह निकल नाइट्रेट बन जाएगी। इसीलिए हम लोग स्टर नहीं कर सकते क्योंकि सॉल्यूशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वी कैन नॉट स्टर निकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन बाय यूजिंग निकल स्पून। आई होप आपके समझ में आ रही है चीजें। ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती हैं? एक्सोथर्मिक होती हैं। और जो पहले की हमने कौन सी रिएक्शन की? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल के। इसमें से नॉन मेटल जो है ज्यादा रिएक्टिव, वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर दे? नॉन मेटल को रिप्लेस कर लेगी। ठीक है, तो नॉन मेटल में मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल पता है कौन होता है? रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैलोजेंस होते हैं। नॉन मेटल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैलोजन होते हैं। हैलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन। मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल पूछे तो क्या है भाई? हैलोजेंस है। इज इट क्लियर? तो हैलोजेंस में कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है? फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीन उससे कम है, ब्रोमीन उससे कम है, आयोडीन उससे कम है। हैलोजन की रिएक्टिविटी सीरीज को आप याद रखिएगा। नॉन मेटल में हैलोजन की बताइए आपको। फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीन उससे कम, ब्रोमीन उससे कम और आयोडीन उससे कम। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर हमने रिएक्शन करवाई सोडियम ब्रोमाइड को क्लोरीन के साथ, तो ये क्लोरीन जो नॉन मेटल है ये मोर रिएक्टिव है, और ब्रोमीन जो नॉन मेटल है वो क्या है? लेस रिएक्टिव। ये क्या है? लेस रिएक्टिव। और आप देखोगे कि ये नॉन मेटल इसको रिप्लेस कर गया, तो क्या बन गया भाई? सोडियम क्लोराइड। बैलेंस कर लोगे, सोडियम क्लोराइड प्लस ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो ब्राउन कलर की गैस है, और जब निकलेगी तो पानी में जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व होके ब्राउन कलर का सॉल्यूशन बना लेगी। ठीक है, तो यहां देखा आपने, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल लेस रिएक्टिव नॉन मेटल में से क्या कर देती? लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को कंपाउंड में से रिप्लेस कर देती है। डिस्प्लेसमेंट है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं।
सोडियम आयोडाइड और क्लोरीन ले लो। आपको पता है क्लोरीन जो है वो मोर रिएक्टिव है और आयोडीन क्या है भी, लेस रिएक्टिव है। तो क्या होगा, क्लोरीन आयोडीन को रिप्लेस कर देगी और कंपाउंड बन जाएगा सोडियम क्लोराइड प्लस आयोडीन। बैलेंस करने के लिए 2 लगा दीजिए। आयोडीन जो है वो वॉयलेट कलर का सॉलिड होता है, वॉयलेट। जब ये पानी में डिसॉल्व होगा तो वॉयलेट कलर का सॉल्यूशन बनाएगा। सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, क्लोरीन गैस पास किया सोडियम आयोडाइड में से, तो जो आयोडीन लिबरेट होगी उसकी वजह से वो डिसॉल्व हो जाएगी क्योंकि सॉल्यूशन है। उसके एक्वेस सॉल्यूशन है, ये आपने किस में लिया है, ये एक्वेस सॉल्यूशन स्टेट में ही है, ये सॉल्यूशन बनेगा। और आयोडीन भी जो है वो निकलकर पानी में एक्वेस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगी, इसीलिए क्या होगा भाई, सॉल्यूशन वॉयलेट कलर का बनेगा। ठीक है, तो थीम क्या था यहाँ पर कि मोर रिएक्टिव नॉन मेटल भी लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को कंपाउंड में से रिप्लेस करती है। ओके, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ और ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओगे पूरे वीडियो देखकर कि क्या प्रोडक्ट बनेंगे, इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी या नहीं। पहला है आपके पास आयरन प्लस कॉपर नाइट्रेट, प्रोडक्ट बनाओगे और ये भी लिखोगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी कि नहीं। भी क्वेश्चन तो देने पड़ेंगे, पता ही नहीं चलता तुम वीडियो देख रहे हो कि नहीं। ठीक है, दूसरा है आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे जिंक प्लस आयरन सल्फेट। ठीक है, आप बताइएगा प्रोडक्ट क्या बनेंगे और किस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और किस में नहीं होगी। ठीक है, हो सकता है दोनों में हो सकता है दोनों में नहीं हो। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आज हमने 2 टाइप की रिएक्शंस कंप्लीट कर ली, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में हमने किए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड कम्बिनेशन रिएक्शन, और एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके बेटा, बी विथ मी and your chemistry concept will be totally clearly very good. ओके, आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे और आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे एग्जाम में, दैट आई एश्योर यू। गुड लक।